नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। 70 घाट पुल के अप्रोच पथ टूटने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफे की मांग कर दी। नंदकिशोर यादव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। साथ में तेजस्वी को यह नसीहत भी दी कि पहले सच्चाई पता कर लेते और फिर बोलते तो अच्छा होता। क्या नंदकिशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफा लेंगे सीएम नीतीश कुमार? दरअसल ये मांग है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की और इस मांग के पीछे वजह है 264 करोड़ की लागत से बना गोपालगंज का वो 70 घाट पुल, जिसका अप्रोच पथ उद्घाटन के 30वें दिन बह गया। जिस पुल को बनाने में 2900 दिन लगे, जिसको बनाने पर 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसे विकास का पुल बताया गया, उस पर अब पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि तत्काल बिना किसी विलंब के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को मंत्रिपरिषद से वो बर्खास्त करें और पूरे मामले की जांच करें। अप्रोच पथ टूटने से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव चिंतित तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि 70 घाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। पुल से 2 किलोमीटर पहले 2-3 छोटी छोटी पुलियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक का अप्रोच पथ टूटा है। अरे भाई, जो व्यक्ति पथ निर्माण मंत्री रहा हो वो इतनी हास्यास्पद बात करे तो हंसा ही जा सकता है ना, उस पर टिप्पणी करने क्या सकता है। उनको ये भी पता नहीं कि 70 घाट पुल ध्वस्त नहीं हुआ है। उनको यह भी पता नहीं कि 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर जो 3 माइनर ब्रिज बने हैं, उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव से कटा है। अगर ये भी जानकारी नहीं है, हास्यास्पद बात है। 70 घाट पुल को कोई नुकसान ना भी हुआ हो तो भी सवाल है कि पुल तक आने वाले अप्रोच पथ को जो नुकसान हुआ, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? कोई नई घटना नहीं है। आपको भी पता होगा, कहलगांव में एक डैम का भी उद्घाटन करना था, जिसमें जो है उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले जो है वो डैम जो है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लगातार जो है नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी भी हालत में एनडीए की सरकार में कोई गड़बड़ी करेगा बचेगा नहीं। आरजेडी का शासन नहीं, एनडीए का शासन है। इस मामले पर पथ निर्माण विभाग की सफाई भी सामने आई है। पथ निर्माण विभाग का कहना है कि 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर 18 मीटर लंबे एक पुल का अप्रोच पथ टूटा है, वो भी किसी गड़बड़ी के कारण नहीं, बल्कि नदी के दबाव के कारण। खैर, वजह चाहे जो भी हो, फिर भी जिस पुल का उद्घाटन 1 महीने पहले हुआ हो, उस पर आवागमन बाधित हो जाना कई सवाल खड़े करता ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सवालों के बीच, सियासत के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान भी इसमें कूद पड़े हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जीरो करप्शन पर सवाल उठाया है और कहा है कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती हैं। एलजेपी मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और 70 घाट पुल के लिए बने अप्रोच पथ के टूटने पर पथ निर्माण विभाग का यह कहना है कि लापरवाही का नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा का मामला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैसे टूटा महासेतु का अप्रोच पथ? कैसे हुआ विकास पथ बाधित? क्या हुई कोई बड़ी लापरवाही या पुल पर प्राकृतिक आपदा पड़ी भारी? $264 करोड़ की लागत से बने 70 घाट पुल तक जाने के लिए बनाए गए छोटे पुल का अप्रोच पथ टूटने के बाद से ये सवाल सबके जहन में है। हर कोई जानना चाहता है कि अप्रोच पथ टूटा कैसे। जवाब जानने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 14 जुलाई यानी अप्रोच पथ टूटने के पहले की है और दूसरी 15 जुलाई यानी अप्रोच पथ टूटने के बाद की है।
दोनों तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम संजय राय है, जो फैजुल्लापुर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है और जिसने एक दिन पहले ही वीडियो बनाकर आगाह कर दिया था कि पुल टूट सकता है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये जो पुल का निर्माण हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर पानी का इतना प्रेशर रहा तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। मिट्टी का कटाव नहीं होता, दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं मिट्टी का कटाव हो रहा है और ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। आप लोग देखिए ये पिच देखा, पिच जो है ये भी ढह रहा है। अगर बोलर पिचिंग हुआ होता तो ये पिच नहीं रहता। मेरे द्वारा एक तो वीडियो बनाया गया था जिसमें शासन प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। और यही हुआ, 23 घंटा के अंदर में, मेरे कहने के 23 घंटा के अंदर में यह पुल ध्वस्त हो गया। 14 जुलाई की तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि अप्रोच पथ पर कटाव शुरू हो चुका है। बावजूद इसके विभाग को भनक नहीं लगी, जबकि बाढ़ को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में है। अब सवाल है कि क्या ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? अभी पानी नदी में काफी है, जिसके कारण साइड में जो पुल के बाद जो अप्रोच चढ़ाने के लिए होता है मिट्टी का बना हुआ, उसमें कटाव हुआ है। और चूंकि इतना धार है, बहुत तेज वहाँ पर पानी का बहाव हो रहा है इस वक्त, तो वो तुरंत उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। सवाल उस वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी उठ रहे हैं जिसने सत्तरघाट पुल का निर्माण किया है। न्यूज 18 की टीम कंपनी का पक्ष जानने पटना के बोरिंग रोड में वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर भी पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। गार्ड ने बताया कि कल से कोई आया नहीं। कल से हम नहीं देखे हैं सर, कल से उनको हम नहीं देखे हैं और गाड़ी सुबह निकला है, उसके बाद हम लोग का जानकारी नहीं है। ये सच है कि सत्तरघाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। सत्तरघाट पुल सही सलामत है, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए बनाए गए छोटे पुल का अप्रोच पथ टूटने से आवागमन तो बाधित हो ही गया है। सवाल है कि अप्रोच पथ में कटाव की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं हुई? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो प्रशासन अपने तर्क पर तर्क देता नजर आ रहा है। इधर सत्तरघाट पुल के उद्घाटन से गोपालगंज के लोग बहुत खुश हुए थे। चंपारण, तिरहुत और सारण सहित कई जिलों तक जाना आसान हो गया था उनके लिए, लेकिन गंडक का जलस्तर क्या बढ़ा, सत्तरघाट पुल तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया। चंपारण, तिरहुत और सारण जाना तो दूर की बात है। पानी का क्या दोष? जो बहना सिखाती है। पुल का क्या दोष? जो जोड़ना सिखाती है। लेकिन जो बहा है वो केवल रेत नहीं है, मिट्टी नहीं है, पुल का पहला कदम है जो अब था की श्रेणी को अमरत्व पा चुका है। इलाके की भीड़ जर्रे जर्रे तक बह जाने का गवाह बनने खड़ी नहीं है, खड़ी है झांकती हुई कि आशियाने से दूरी कितनी बढ़ी है। उम्मीदों का आसरा एनएच पर चिमकी के नीचे बच्चों के साथ खड़ा है और परिवार का मुखिया ये देखने आया है कि प्रदेश के मुखिया का उद्घाटन वाला बटन टन से टूट क्यों गया। दबाव ज़्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। विपक्ष को मौका मिला लेकिन दिया किसने? तेजस्वी पूछ रहे हैं, साल, महीने और घंटे का हिसाब मांग रहे हैं, विकास पथ के पानी पथ बन जाने का जवाब मांग रहे हैं। पूरी तरीके से 264 करोड़ रुपए का 264 करोड़ रुपए का जो पुल जिसको निर्माण किया गया, जो 8 साल में बन के तैयार हुआ था, वो केवल 29 दिन में ध्वस्त हो जाना, ये बड़ी गंभीर मसला है। शुक्र है कि किसी के जान मान का नुकसान नहीं हुआ। सुबह का सवेरा दिन का माहौल बता रहा है कि आश्वासन की तरह मुद्दे ऐसे ही बह जाते हैं। कोरोना से लड़ता बिहार पुल के कोने से हार जाता है, फिर भी हिम्मत है पार जाने की, क्योंकि रेत का जिंदगी से चोली दामन का साथ है। मुट्ठी से बह निकलना फितरत है,
जिंदगी जैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो बात हो गई सत्तरघाट पुल की, लेकिन और जगहों पर क्या हालात हैं? गोपालगंज की ही अगर हम बात करें तो कई इलाके हैं जो गंडक नदी के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। कई गांव तो पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। हम इन गांव की तस्वीरें, यहां लोगों की मुश्किलें आपको दिखाना चाहते थे, इसलिए हमारी टीम ने पानी में पूरी तरह समा चुके एक गांव में जाने का फैसला किया। ये समंदर तो नहीं, लेकिन समंदर से कुछ कम भी नहीं है। ये है गंडक का विकराल रूप। जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। पानी के आगोश में कई गांव समाये हुए हैं। हमारी टीम ने जब पानी में समाये एक गांव में जाने का फैसला किया तो कहीं भी एनडीआरएफ की बोट हमें नहीं दिखी। आखिरकार हमने एक लोकल नाव से उस गांव में जाने और वहां के लोगों की परेशानी को जानने का फैसला किया। मशीन की धड़-धड़ की आवाज के साथ ही हमारी नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। हर तरफ पानी ही पानी था। हर तरफ कुदरत की विनाश लीला थी। कुछ कहानी पानी में डूबी फसलों ने बताई तो कुछ किस्से पानी में डूबे घरों ने सुनाए। इस गांव में हम आए थे चक मोहम्मदपुर, उसके बाद उस गांव के बारे में जानकारी मिली कि पूरी तरीके से गांव डूबा हुआ है और गांव के सारे लोग यहां से जा चुके हैं, उन्हें निकाला जा चुका है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त कहर गंडक नदी का कई सारे गाँव पे पड़ा। जिस गांव में हम आए थे उस गांव के बारे में जानकारी मिली कि वो गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। गांव के सारे लोग यहां से जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि गंडक नदी का कितना जबरदस्त कहर कई सारे गांव पर पड़ा है। कच्चे घरों की बात ही छोड़ दीजिए, जिनका अपना पक्का मकान था वो भी घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पक्के मकान भी पानी की आगोश में समा गए। हमार पक्का का घर, हमार ढोल गई घर। कहाँ बा घर? वो के घर बा। वो पक्का वाला? हाँ, सारा सामान ढोल गई बा, सब घर ढोल गई बा, रहे के शरण नहीं के भाग गई बा। पानी हर बार आता है, हर बार अपनी विनाश लीला दिखाता है, लेकिन शासन प्रशासन अपने में मस्त है। उन्हें इन लोगों की फिक्र कहाँ? घर देंगे हर साल बोलते हैं वो लोग, लेकिन अभी तक कोई हम लोगों का नहीं राहत पहुंचता है। पानी के इस अखंड साम्राज्य को चुनौती देने के लिए अगर कोई आता है तो वो हैं दहाड़ी यादव जैसे लोग, जो मुश्किल में फंसे लोगों को अपनी नाव के सहारे मदद पहुंचाते हैं। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक ले जाते हैं। ये नाव लेकर, ये डेंगी लेकर जाते हैं और लोगों को फिर किनारे से लेकर आते हैं। उधर से सब माल जाल बकरी छेर जितना भी है सब आदमी को पशु लोग कई से पार में लेकर आते हैं। हमारी टीम भी इन्हीं की नाव पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंची। नाव में पानी भर गया, लोगों ने नाव से पानी निकाला तो नाव आगे बढ़ी। दहाड़ी यादव की नाव अब भी चल रही है, मुश्किल में फंसे लोगों को ढूंढ रही है। गांव का मुखिया बनवा दिया है, डेंगी उसे पार करते हैं जी। तो देखिए, ये सरदारी यादव वास्तव में यही है जिन्हें योद्धा बोला जाता है। इस फ्लड में जब सरकार के कई लोग नहीं पहुंचते थे, सरदारी यादव जैसे नाविक जो अपने नाव के सहारे कई लोगों को लेकर किनारे पहुंचाते हैं। तो सलाम है इन्हें न्यूज़ 18 का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गोपालगंज। तो गोपालगंज में दहाड़ी यादव जैसे लोग बाकी लोगों को मुसीबत से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरे जगहों की भी बात करते हैं। बारिश में सुपौल और दरभंगा के कई इलाके अब भी जलमग्न हैं और मजबूरी में लोगों को ऊंची जगह पर शरण लेनी पड़ रही है। पानी से बेघर लोगों को सरकारी मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो कितनी है आप खुद देख लीजिए। कुछ भी हो जाए, इंसान अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सुपौल के मुरौना प्रखंड के लोग क्या करें? इनकी किस्मत में शायद कोसी का कोप ही लिखा है।
हर साल की तरह इस साल भी मरोना प्रखंड के 13 पंचायतों के करीब 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके सामने घर छोड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। ये देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं गाँव, ये कोसी नदी की पेटी में बसता है और यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो नाव के जरिए अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। और ये गांव की स्थिति ऐसी है कि पूरी जो बस्ती है वो तुलसियान गांव जो है वो बिल्कुल डूबा हुआ है गांव में। तुलसियाही गांव के लोगों का आरोप है कि अब तक ना तो कोई अधिकारी उनकी सुध लेने आया और ना ही कोई नेता। देखियो सुनाइयो ला ना आवे छे, कोई देखियो ला ना जे केना डूबले कि मरले हरले, कुछो नहीं, कोई देखने वाला नहीं आ रहा है। नहीं, कोई नहीं। तुलसियाही गांव में भले ही सरकारी मदद ना पहुंची हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। सुपौल के ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की टीम मदद लेकर पहुंचने लगी है। आपको दिखा दूं कि एक दूसरी टीम जो है वो एनडीआरएफ की वो दूसरे बोट पे निकली हुई है और यहाँ का 3 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो उसे लेकर के एनडीआरएफ जो है वो हमेशा मुस्तैद रही है। मेडिकल टीम के साथ एनडीआरएफ के लोग जब मरोना प्रखंड के खुकनाहा गांव पहुंचे तो लोगों के चेहरे खिल गए। पिछले 10 दिन से गांव में पानी भरा हुआ है, बच्चे और बुजुर्ग बीमार हैं। फिर जाएं तो जाएं कहां और करें तो करें क्या। पानी थोड़ा कम हुआ तो मेडिकल टीम गांव पहुंची तो लोगों को भी थोड़ी राहत मिली। तो यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लेकर के यहाँ पे पहुंची है और सोचा जा सकता है कि कोसी का वो कैसे दुर्गम इलाका है जहाँ पे एनडीआरएफ को मदद लेनी पड़ी यहाँ पे डॉक्टर को टीम के लिए, और यहाँ पे डॉक्टर की टीम आकर के जो है लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं और राहत पहुँचा रहे हैं। सुपौल के तुलसियाही और खुकनाहा गांव जैसी ही स्थिति दरभंगा के नरदर गांव के लोगों की भी है। ज्यादातर घरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। नरदर में कुछ ऐसी ही हालत है। दरभंगा से 18 किलोमीटर की दूरी पर नरदर है और देखिए कि सड़क किनारे किस तरह से लोग तंबू गाड़ कर जानवरों के साथ, बाल बच्चों के साथ देखिए कि सारे सामान लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। चूंकि अब घर लगातार डूबता जा रहा है और जो सड़क किनारे लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नरदर के लोगों ने सड़क को आशियाना तो बना लिया, लेकिन परेशानी ये है कि खाएं क्या और पशुओं को खिलाएं क्या। जो था वो तो सब पानी की भेंट चढ़ गया। बहुत परेशानी से सब घर द्वार सब भैंस गया, एकदम बर्तन बासन सब भूखे मर रहा है। हाँ, कुछ मिलल है नहीं अभी तक? नहीं, अखनी कुछ नहीं भेटल है। 10 दिन से छी भूखे प्यास मर रही है। माल जाल के चारा सब भैंस गया। नदियों का जलस्तर जैसे जैसे कम हो रहा है, धीरे धीरे पानी भी उतर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी अब भी बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से रवि एस नारायण और दरभंगा से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो जल के प्रहार ने लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। बात करते हैं दूसरी बड़ी परेशानी की, जी हां, कोरोना की बात करते हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने फिर से पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया है। आज से 31 जुलाई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। साथ ही लोगों से भी वायरस से बचने के लिए सख्ती से नियमों को मानने की अपील की गई है। ऑटो भी चलाया जा रहा है। अब कोरोना के आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले भोजपुर की बात, जहां अब तक कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन है, लेकिन आरा शहर में इस लॉकडाउन का जरा भी असर नहीं दिख रहा है। लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। आरा के संपूर्ण लॉकडाउन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। तो आरा की तस्वीरें आपने देखी। बिहार में आज से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। बिहार में आज एक साथ 1365 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक पटना में 378 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि नालंदा में 93, मुजफ्फरपुर में 68, सीवान में 63, जमुई में 59 और भागलपुर में 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 5 दिनों में 6516 नए मामले सामने आए हैं। 12 जुलाई को जहां 1266 मामले सामने आए, वहीं 13 जुलाई को 1116, 14 जुलाई को 1432, 15 जुलाई को 1320 और 16 जुलाई को यानी कि आज
1385 नए कोरोना के मामले सामने आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।